नमस्कार साथियों। मैं गौरव सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द करियर सक्सीडर 2। हमने पिछली दो कक्षाओं में स्टेट ऑफ मैटर पहली कक्षा में हमने स्टेट ऑफ मैटर्स की अवस्थाएं कितने भागों में बांटा गया था। 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से थे? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और पीईसी, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। हमने पहली कक्षा में 5 अवस्थाओं की जो द्रव की 5 अवस्था हैं जिनको बांटा गया है 5 भागों में, उसे 3 अवस्थाओं को पढ़ा था, ठोस, द्रव, गैस। कल की जो कक्षा हुई थी हमारी दूसरी कक्षा है, हमने उसकी चौथी और पांचवी अवस्थाओं को समझा, जैसे प्लाज्मा, खोज किसने की थी, क्या होती है, और पीईसी जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं दोस्तों। उसकी खोज किसने की थी, जगती कैसी है, उसकी परिभाषित कैसे किया जाता है, सारा कुछ हमने जाना था। कल हमने दूसरी कक्षा में द्रव की सभी अवस्थाओं को पढ़ लिया था, लगभग 5 अवस्था तो हमने पढ़ा था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और पीईसी। आज हम द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाओं का एक अहम टॉपिक है, इसको आगे हम पढ़ेंगे, समझते हैं। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालोगे आप, पदार्थ की अवस्थाओं में, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। दोस्तों आज हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, चेंजिंग इन स्टेट ऑफ मैटर्स। किस तरीका से परिवर्तन होता है इनकी अवस्थाओं में, किससे किसमें परिवर्तन होता है, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, ठोस से लिक्विड में, लिक्विड से ठोस में, सॉलिड में, या गैस से ठोस में कैसे होता है, ठोस से गैस में कैसा होता है, द्रव से गैस में कैसे बदलना है, ये सारा कुछ हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों पदार्थ की अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है मुख्यतः 2 चीजों से होता है। पहला होता है तापमान, टेम्परेचर, और दूसरा होता है दाब, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। मुख्यतः 2 अवस्थाओं में जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, मुख्यतः किन तरीका, मुख्यतः 2 चीजों से क्या होता है, परिवर्तन होता है, बदलते हैं। पहला है तापमान, टेम्परेचर, और प्रेशर मतलब दाब। इन दोनों के कारण ही, इन दोनों से ही पदार्थ की अवस्थाएं एक दूसरे में क्या होती है, परिवर्तन होती जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या दोस्तों, पदार्थ की अवस्थाओं में दो कारकों से दो कारकों से परिवर्तन होता है, जो मुख्यतः कौन कौन से हैं, तापमान, टेम्परेचर, और क्या है, दाब। ठीक है दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने पिछली कक्षाओं में केवल उनकी अवस्थाओं को पढ़ा था। आज हम तीसरी कक्षा है हमारी, जो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किस तरीका से होता है, चेंजिंग कैसे होता है,
मेनली दो चीज़ों से, दो पॉइंट्स होते हैं, दो कारक होते हैं उनके। कौन कौन से होते हैं? तापमान, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर दोस्तों। यही मुख्य दो कारक हैं जिनका ही यूज होता है किसमें? अवस्थाओं, जो पदार्थ की अवस्था है उनमें परिवर्तन लाना। इनसे ही इनकी अवस्थाओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे दोस्तों तुमने कभी देखा है, आपने देखा होगा, जब हम फ्रिज में पानी रखते हैं, तो जब फ्रिज में हम पानी रखते हैं तो पानी क्या होता है? द्रव होता है। पानी क्या होता है? द्रव होता है। एक दो घंटे, 4 घंटे बाद जब हम देखते हैं तो घर में जो मम्मी होती हैं, या आपने भी देखा होगा, कभी जमाई होगी, बर्फ खाई होगी, तो पानी जब या पानी का दूध रखते हैं, कभी कभी आइसक्रीम रख देते हैं बनाने के लिए फ्रिज में, चीनी वीनी वगैरह मिक्सर डाल के। तो देखा होगा आपने, जब दूध या पानी रखते हैं, कोई भी द्रव रखते हैं, तो फ्रिज में वो क्या होता है? जमकर क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? बर्फ बन जाती है। तो पानी या दूध क्या था? एक लिक्विड था, द्रव था, और परिवर्तन हो गया ना किसमें? ठोस में, मतलब बर्फ में, क्योंकि वो जम गई। तो उसको ही बोलते हैं फ्रीजिंग, जमना। तो किसके किसके कारण हुआ था? फ्रीजिंग करके जम गई। हम ये कह सकते हैं कि द्रव का ठोस में परिवर्तन हो गया। किन वजह से? तापमान और दाब से। किससे? तापमान और दाब से। उनके सतह पर दाब पड़ा होगा, तापमान बिल्कुल 0 डिग्री हो गया, क्योंकि बर्फ 0 डिग्री पर ही जमती है, तो तापमान उसका घट गया, 0 हो गया। तो इसी तरह से आपने देखा होगा, कभी कभी घर में जब आप कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़े होते हैं, गीले होते हैं, ठीक है, जब सुखाते हैं तो क्या हो जाता है? जब आप सुखाते हैं तो क्या होता है कि कपड़े सूख जाते हैं, तो उसमें जो पानी क्या हो जाता है? बाष्प बन के उड़ जाता है। क्या बन के उड़ जाता है दोस्तों? बाष्प बन के उड़ जाता है। किसके कारण से होता है? इसे बोलते हैं इवेपोरेशन, बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो कुछ इस तरीका से एग्जाम्पल्स होंगे जिनकी वजह से की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, मुख्यतः तापमान और दाब। इसको हम समझेंगे दोस्तों। तो क्या है, हमें नोट करते चले जाना है। ये बोर्ड और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। एसएससी, रेलवे, पुलिस, वनडे एग्जाम्स के लिए, और स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं एग्जाम्पल और उसकी परिभाषा लिखाता जा रहा हूँ। जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन मुख्यतः किन कारकों से होता है दोस्तों? दो कारकों से होता है। कौन कौन सा होता है? तापमान, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर बोलते हैं उसे। ठीक है। अब क्या है, हम इसमें नोट लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, जो चेंजिंग होती है, कन्वर्टेशन होती है, कन्वर्टिंग होती है, निम्न निम्न प्रक्रियाओं, improve करना है, प्रक्रियाओं से होता है। कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? पहली पॉइंट है, डालेंगे इसमें, जमना। इसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं। पहला पॉइंट हेडिंग डालेंगे, फ्रीजिंग। मैंने आपको एक अभी एग्जांपल दिया था कि जब हम किसी पानी या दूध, कोई भी द्रव पदार्थ होता है, जैसे पानी ले लो, दूध ले लो, कोई भी द्रव ले लो, लिक्विड ले लो, जब हम फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है दोस्तों? जम जाता है। तो द्रव का परिवर्तन हुआ किसमें? सॉलिड में, ठोस में। वो द्रव क्या? दूध और पानी,
उसका क्या बन गया दोस्तों, वो जम गया, बर्फ बन गई, तो क्या हो गया, ठोस बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीज, ठीक है, फ्रीजिंग। जैसे द्रव, कोई भी द्रव ले लेते हैं, जैसे पानी या दूध, पानी या दूध को क्या करते हैं हम, जब हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रखने पर उसका क्या हो जाता है, बर्फ बन जाती है, बर्फ का बनना। देखो, ये पानी और दूध है, वो क्या आती है, एक द्रव प्रक्रिया आती है, लिक्विड फॉर्म में, वो किसमें है, लिक्विड फॉर्म में। उसका बर्फ का जमना वो क्या हो जाएगा, एक ठोस हो जाएगी। किस अवस्था में हो जाएगी वो, ठोस अवस्था में हो जाएगी, सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो पानी का क्या हुआ, बर्फ का बनना, बर्फ का बनना। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। कोई भी चीज हो, अगर कहीं पर भी देखा होगा, अगर पानी का अगर ठोस में परिवर्तन होना या द्रव का ठोस में परिवर्तन होना, वो हमेशा फ्रीजिंग कहलाती है। आपने बहुत एक दैनिक जगह अपने आसपास एरिया में देखा होगा कि कहीं पर भी अगर कोई पानी इकट्ठा है ना दोस्तों, अगर वो कोई बर्फ में बदल जाए या कोई द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाए, तो सोच लेना वहां पर क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रही है, जम रही है। ठीक है, तो हम इसे नोट करेंगे चित्रण के द्वारा, और एक बार हम इसे समझते हैं। अब नोट करते जाओ दोस्तों, साथ ही साथ कोई भी समझ में नहीं आता है कोई पॉइंट, तो तुम्हें कमेंट बॉक्स जरूर लिखना है दोस्तों। चलो, हमने पानी ले लिया, आज हमारा बर्फ खाने का मन कर रहा है। कहते हैं कभी कभी मजा आनंद आता है गर्मियों में, एंजॉय करते हैं, बर्फ बपोरते हैं ना मुंह में डाल के। तो हमारा, चलो क्या हुआ, हमने पानी ले लिया, क्या ले लिया, पानी ले लिया एक कटोरे में। इसमें क्या भरा हुआ है दोस्तों, इसमें क्या भरा हुआ है दोस्तों, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। हमने जब इसको किस में डाला, फ्रिज देखा होगा, हमने इसको इसको किस में डाला, फ्रिज में डाला, फ्रिज में रखा, क्या हुआ, फ्रिज में रखा, सॉरी, हमने एक कटोरे में पानी लिया, फ्रिज में रखा उसे, कुछ समय बाद, घंटे 2 घंटे बाद, कुछ समय बाद, जो भी है, क्वांट आपके एफिशिएंसी फ्रिज के ऊपर होती है कि आपने किस मात्रा में ज़्यादा उसको हाई कर रखा है कि लो कर रखा है। तो हम कुछ समय बाद देखते हैं, गर्मी में अक्सर देखते हैं, कटोरे में हमने पानी लिया और इसमें फ्रिज में रखा, कुछ समय बाद तो वो देखते हैं कि वो क्या बन जाते हैं, बर्फ का टुकड़ा, बर्फ में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होने लग जाता है, किसमें, बर्फ। वो क्या बन जाता है, पानी बर्फ बन जाता है, कटोरे में बर्फ जम जाती है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जमना कहते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं दोस्तों। हमारे आसपास में जो भी अगर द्रव से कोई ठोस अवस्था में कोई चीज जम रही है ना, द्रव ठोस में बदल रहा, समझ लो वो फ्रीजिंग हो रही है। दोस्तों समझ में आया होगा, कोई भी दूध ले लो, बर्फ आपने खाई होगी घर में, या फिर फैक्ट्रियों में देखा होगा, जब पानी भर भर के रख लेते हैं छोटे छोटे, या कुछ बड़े बड़े जैसे हौदी होती है, जैसे एक पात्र होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, खाने बोलते हैं, उनमें पानी रख लेते हैं। और फ्रिजों में अक्सर कंपनियों में भी देखा होगा आपने, तो बर्फ के बड़ी बड़ी क्या बन जाती है, सिल्ली आ जाती है, बड़ी बड़ी सिल्ली, बड़े 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 टुकड़े, जिन्हें मार्केटों में आसान देखते हैं, शादी ब्याहों में पानी वगैरह की चीज़ों को ठंडा करने के लिए। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, फ्रीजिंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, फ्रीजिंग कहलाती है।
ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो ये तो रही पहली प्रक्रिया जमुना फ्रीजिंग। अब दूसरी प्रक्रिया को समझते हैं, किस तरीके पदार्थ की अवस्था है, तो बारी बारी से किन प्रक्रियाओं का फॉलो करके क्या क्या परिवर्तन होता रहता है। तो दोस्तों नोट करते जाएंगे और दूसरी प्रक्रिया को समझेंगे। दूसरी प्रक्रिया होगी बाष्पीकरण की। जिसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इवेपोरेशन कहते हैं बाष्पीकरण। अब बाष्पीकरण क्या होता है? दोस्तों, जैसे मैंने अभी एक आपको एग्जाम्पल दिया था और उदाहरण दिया था, जैसे कपड़े का सूखना, या जैसे कभी कभी गर्मियों में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बारिश होती है दोस्तों, तो गड्ढे क्या होता है, गड्ढा भर जाता है पानी से। तो बारिश हुई थी, उसमें द्रव भर गया, पानी भर गया। जब धूप निकलती है तेज गर्मियों में देखी होगी, तो वो क्या होता है, वो पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। क्या उड़ जाता है? ऊपर उड़ जाता है। तो वही प्रक्रिया बाष्पीकरण होती है, कहलाती है। कपड़ों का सूखना, जब कपड़े गीले होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, क्योंकि उसमें पानी भरा रहता है, जब उसको धूप में डाला जाता है तो क्या होते हैं, कपड़े जो धूप से उसका पानी क्या हो जाता है, बाष्पीकरण, बाष्प में या भाप में बदल जाता है। जिससे क्या होता है कि कपड़े हमारे सूख जाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। किसी द्रव का डायरेक्टली गैस में बदलना, उड़ना, भाप बन के, वो क्या कहलाता है दोस्तों? इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है बाष्पीकरण, क्या होता है, इसे परिभाषित कैसे करते हैं? किसी द्रव का गर्म तापमान से, ठंडा नहीं, गर्म, हॉट टेम्परेचर होना चाहिए, किसी द्रव का गर्म तापमान से भाप या गैस में, भाई एक भाप एक तरह की क्या होती है, गैस ही तो होती है। तो किसी द्रव का गर्म तापमान से या गर्म तापमान द्वारा या गर्मी से भाप या गैस में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों? बाष्पीकरण कहलाता है। मैंने पहले जो फ्रीजिंग का हेडिंग डलवाया था प्रक्रिया, जो प्रोसेस थी पहली, फ्रीजिंग से जमुना बोलते हैं, उसमें मैंने इस तरीका को कुछ दिखाया नहीं था, तो आपसे नोट कर लेंगे कि किसी द्रव का निम्न तापमान या ठंडे तापमान से ठोस में बदलना, किसी द्रव का, पानी हो या दूध हो, कोई द्रव हो, लिक्विड हो, उसका, देखो ये तो गर्म है, उसमें क्या लिखोगे आप, निम्न तापमान या ठंडे तापमान से ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाती है, जमना कहलाती है। ठीक है, दूसरी क्या थी हमारी? बाष्पीकरण। किसी द्रव का उच्च तापमान होता है, उच्च तापमान, ठीक है, उच्च तापमान से या गर्म या गर्मी से भाप या गैस में बदलना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? बाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल, कपड़ों का धूप में सूखना, तालाब का गर्मी में सूखना। से कुछ जो तालाब का जो पानी होता है ना, कभी कभी देखिए बारिश से भर जाते हैं, तो उसमें तो जैसे ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है वो सूख जाने लग जाते हैं। जंगलों में देखा होगा, आसपास जगहों पे देखा होगा तुमने, तो तालाब या पानी, थोड़ा सा भी पानी भरा हुआ होता है, ज़्यादा तो होता है तो क्या होता है, उसी गर्मी रेगुलरली पड़ती रहती है, थोड़ा थोड़ा पानी उसका कम होता रहता है,
ऐसा नहीं है कि तालाब ज़्यादा भरा हुआ तो उसका वाष्पीकरण नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन ये छोटे छोटे तालाब होते हैं, कभी कभी देखो उसमें पानी की मात्रा कम होती है थोड़ी, अत्यधिक गर्मी पड़ती है, लू चलती है गर्मियों में, तो वो क्या होती है, वो जो उसका पानी होता है ना तालाब का, क्या वो होने लग जाता है, सूखने लगता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, बाष्पीकरण हो रहा है, भाप द्वारा ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, इसको नोट करेंगे दोस्तों। अब हम इसको चित्र से समझेंगे दोस्तों। सभी जो भी मैं लिखा रहा हूँ ना, बिल्कुल उतना ही लिख दो, उसे लिखते चले जाओ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। बहुत उपयोगी होते हैं हर बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो, जैसे आपने तालाब में कपड़ा है, जैसे कोई भी कपड़ा है, ये क्या है, गीला, धोए कपड़ा, तो ये गीला क्यों है, गीला क्यों है, क्योंकि क्योंकि इसमें पानी है। भाई जब हम कपड़े को धोते हैं, देखे होंगे, तो उसमें पानी होता है, तो वो गीला है। गीले होने का मतलब क्या है, उसमें द्रव भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। किसमें हो, ये द्रव अवस्था में है। किसमें दोस्तों, द्रव अवस्था में है। अब जब हम उसे सुखाते हैं तब क्या होता है, जब सुखाते हैं तब क्या होता है, क्योंकि ये कपड़ा क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो कह सकते हैं इसमें से सूख जाता है, भाप भाप द्वारा ऊपर उड़ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं दोस्तों, इवेपोरेशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी दो प्रक्रियाएं, जमना फ्रीजिंग, वाष्पीकरण इवेपोरेशन। तीसरा होती है प्रक्रिया बॉइलिंग, उबलना। और आपने देखी होगी प्रक्रिया घरों में आजकल, चाय भी देखी होगी आपने, दूध भी, पानी जब गर्म करते हैं तो जो पानी होता है किस अवस्था में होता है, किस स्टेट में होता है दोस्तों, द्रव अवस्था में होता है। जब हम इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो पानी क्या भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है। तो पानी का वो भी डायरेक्टली भाप में बदलना, जो उबाल के हम भाप बना रहे हैं ना, उबाल के हाई टेम्परेचर नीचे दे रहे हैं, जिसकी पेंदी में उसकी बॉटम होती है ना, तल होता है, उसको हम क्या कर रहे हैं, दाब दे रहे हैं। तो क्या होता है, जब हम दाब जब पड़ती है उसकी सतह पर, तो क्या होता है, जो भी गैस होता है ना, उसके अणु क्या करते हैं, दाब देते हैं। मतलब जब हम उसकी पेंदी को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, किसी बर्तन में जब पानी डालते हैं या दूध रखते हैं, तो क्या होता है, तापमान वो हाई पॉइंट में जाता है, और उसकी जो गैसेस बनती है ना, तो उसके अणु क्या होते हैं, दाब देते हैं, दाब प्रेशर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो भाप में बदल जाती है, वो गैस बन के ऊपर उठता होगा, धुआं धुआं देखा होगा आपने, वो क्या होती है, भाप या गैस होती है। एक फॉर्म ये होता है, उसे बोलते हैं बॉइलिंग, उबलना। कोई भी चीज हो, कोई भी द्रव ले लो, कुछ भी ले लो, दूध पानी, लेकिन द्रव अवस्था में हो, जब उसको गर्म करते हैं तो उसका भाप बनना तय होता है, उसे बोलते हैं बॉइलिंग। तो हेडिंग डालेंगे तीसरी, तीसरी प्रक्रिया है हमारी, इस तरीका से परिवर्तन होते रहते हैं। तीसरी प्रक्रिया है हमारी उबलना। जैसे हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बॉइलिंग, बॉइलिंग कहते हैं। क्या लिखेंगे, जब किसी द्रव को, देखो अच्छी और आसान भाषा में समझते हैं इसको, किताबी भाषा में लिखनी है, हमें समझाना है बोर्ड वालों को। एग्जाम में इस तरीका से तो पहले दे रखा है, हमको क्या है वो टिक करना होता है, लेकिन एग्जाम में हमें क्या करना पड़ता है, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं,
उनमें हमें डेफिनेशन करना पड़ता है कि जैसे वो उबलना क्या होता है, उबलना की प्रक्रिया कैसी होती है, क्या होती है, डिफाइन करिए। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, इसके माध्यम से हमें समझ में आ जाता है कि उबलने की प्रक्रिया कैसी होती है, क्या होती है। तो जब किसी द्रव को उच्च तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर, जब किसी द्रव को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, या किसी द्रव को उच्च तापमान पर क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं, तो द्रव की सतह से तापमान द्वारा उत्पन्न जो ये गैस उत्पन्न होती है ना, गैस के अणु क्या करते हैं, अणु दबाव डालते हैं, जिससे क्या होता है, गैस बनती है, जिससे भाप या गैस बनकर उड़ जाती है। देखो भाप ही गैस के फॉर्म में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उबलना या बॉइलिंग कहते हैं। जब किसी द्रव को उच्च तापमान पर, गैस वगैरह चूल्हे वगैरह पर देखा होगा, पानी या घर में मम्मी या आपकी भाभी या आप खुद जब चूल्हे पर या किसी गैस पर पानी या दूध को गर्म करते हैं, देखा होगा सर्दियों में पानी बहुत अधिक ठंड पड़ती है, तो कभी कभी पानी भी गर्म करके नहाते हैं कुछ लोग, जैसे दूध गर्म करते हैं। तो वो क्या होती है, किस अवस्था में होते हैं, वो एक द्रव अवस्था में होते हैं पानी दूध। जब इसको हम गर्म करते हैं तो बहुत तापमान उसका हाई होने लग जाता है, ठीक है, क्या होने लग जाता है, हाई होने लग जाता है, ठीक है। तो उस अवस्था में क्या होता है कि टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होता है, उबाल होने लग जाता है उसमें, तो उबाल होने लग जाता है तो उसमें थोड़ी गैस पैदा होती है, गैस उत्पन्न होती है, तो उसकी जो गैस के अणु है ना, वो क्या करते हैं, दबाव डालते हैं दोस्तों। तो दबाव डालते हैं तो क्या होती है, जब गैस ऊपर उड़ने लग जाती है दबाव की तरह, तो उसे ही बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। नोट करेंगे दोस्तों उसे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक बर्तन में हमने क्या किया, पानी या दूध लिया दोस्तों। इसमें देखो ये भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है या दूध भरा हुआ, कोई लिक्विड भरा हुआ है। देखो जो ये पानी है ना, वो किस फॉर्म में है, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में दोस्तों, द्रव अवस्था में। पानी या दूध है वो तो किस कटोरे में भरा हुआ है, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। जब हम इसको, आग है ये, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, आग। देखो मान लो कोई चूल्हा है, ठीक है, ये कोई चूल्हा है, इसका रेगुलेटर हो गया, ठीक है। चूल्हे या गैस, चूल्हे या गैस चूल्हा, जो भी हो, केवल उदाहरण के लिए समझ रहे हैं। जब हम इस चूल्हे या गैस पर हमने क्या रखा, पानी रखा, पानी या दूध रखा, तो जो पानी और दूध था वो क्या हुआ था, द्रव अवस्था में, ठीक है। उच्च तापमान के कारण, उच्च तापमान 100 डिग्री, 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री उच्च तापमान के द्वारा, उच्च तापमान के द्वारा क्या हुआ, इसमें से क्या होने लग गया, उबाल आने लग गया। उबलने पर
जब उबलने तो क्या हुआ, तो गैस के अणु में दबाव डालने लग गए उस पर। तो हमने देखा, वो जो कटोरे में जो पानी है या दूध है, ठीक है, जैसे ये आग लग रही है यहाँ पे, ठीक है, पानी है या दूध है, वो क्या करने लग रहा है, इसके यहाँ पर टेम्परेचर पड़ रहा है, यहाँ पे देखो हाई है, तो इसमें जो अणु है ना, वो क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ क्या डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, दाब दे रहे हैं वो। तो इसकी मतलब वजह से क्या हो रहा है, ये भाप में बदल रहा है, किस में बदल रहा है, भाप में बदल रहा है। तो कह सकते हैं दोस्तों, जो भाप है ना, वो ही क्या है, गैस का रूप है, गैस का रूप है, भाप में बदलना। तो जो भाप है क्या होगी, वही क्या है हमारा, गैस अवस्था में आ जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उबलना कहते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उच्च तापमान 100 डिग्री के आसपास, निम्न तापमान जो बर्फ का जमना 0 डिग्री के आसपास ही होता है। इसको नोट करेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीधा सीधा एग्जाम्पल, उदाहरण तो यही इसका यही है, बाकी आप समझ लोगे, देखा भी है आपने बहुत जगह में अपने आसपास। पूछ लेते हैं एग्जाम, पानी का उबलना, पानी का उबलना या भाप में बदलना। ठीक है, पानी का उबलना या भाप में बदलना। अत्यधिक गर्म करेंगे टेम्परेचर के माध्यम से क्या करेगा, वो पानी उबाल आने लग जाता है, भाप बन के ऊपर उठता है। तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्या हुआ, तो द्रव डायरेक्ट किस में बदल गया, गैस में या भाप में बदल गया। दोस्तों समझ में आ गया होगा हमारा तीसरा जो इसकी प्रक्रिया है, उबलना, बॉइलिंग, किस तरीका से पानी गैस में बदलता है, उबाल आता है। तो ये थी हमारी तीसरी प्रक्रिया। चौथी प्रक्रिया आप नोट करेंगे, चौथी प्रक्रिया है हमारी, चौथा पॉइंट डालेंगे आप, ऊर्ध्वपातन। चौथा पॉइंट है हमारा ऊर्ध्वपातन। एक मिनट दोस्तों, हटा दें दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। अब देखो दोस्तों, ये प्रक्रिया क्या होती है, ऊर्ध्वपातन आपने देखा होगा को, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होती है, ये देखना है हमें। तो आपने कभी कभी देखा होगा पूजा पाठ में देखते हुए, या जैसे घर में अपने आसपास देखा, या पूजा होती है कहीं पर, कपूर जलाया जाता है। तो जो कपूर है वो ठोस अवस्था में होता है, आपने देखा है, जानते हो आप। जब कपूर को हम जलाते हैं, आग में डालते हैं, तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में बदल जाती है। तो द्रव नहीं बनता उसका, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब उड़ जाता है वो गैस बन के। या जैसे कभी नेपथलीन की गोली होती है, जैसे घर में कपड़े वपड़े वगैरह में चूहा नहीं काट जाते हैं, देखा होगा, या आसपास में जैसे एक एयर वगैरह लगाने के लिए कार वार में, घर में खुशबू फैलाने के लिए एक नेपथलीन की गोली आती है। तो वो क्या है, जैसे ही हम उसको रख देते हैं, तो वो धीरे धीरे किसमें, भाप में बदल बदल के उड़ जाती है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, डायरेक्ट ठोस से किसमें कन्वर्ट हो रही है, गैस में। ठीक है, उड़ने में, उसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसे, परिभाषित कैसे करेंगे इसे, परिभाषित कैसे करेंगे दोस्तों, परिभाषित करते हैं इसे, जब किसी ठोस
ठोस अवस्था, सॉरी अवस्था ही लिखेंगे उसे, अवस्था को उच्च तापमान या आग या हवा के तापमान से सीधे गैस में से थोड़ा सा देखेंगे, जब जब किसी ठोस अवस्था को उच्च तापमान पर गर्म करते हैं या आग में या हवा के तापमान से सीधे गैस में बदल जाती है, कौन सी ठोस की अवस्था गैस में बदल जाती है, तो उसे उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब तक तो समझ में आया, ठीक है। हमने किसी उच्च तापमान होगा, जैसे आग में डालेंगे तो उच्च तापमान ही होगा। किसी कपूर को, जैसे कपूर को हमने जलाया तो उसमें आग लगी, जब आग लगी तो उसमें तापमान बढ़ा और इसके माध्यम से क्या हुआ, उसमें दबाव होने लगा, उसकी वजह से गैस ऊपर उड़ गया, वो डायरेक्टली ठोस से गैस में बदल गया। क्योंकि ठोस क्या था, हमारा कपूर था, और किस में बदल गया, गैस में बदल गया। ठीक है, ठोस का गैस में बदलना, डायरेक्ट कह सकते हैं, ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। कभी कभी देखो, अब ये भी यहाँ पे आएगा हवा का तापमान। अब नेपथलीन की गोलियां होती हैं, क्या हम उसमें आग लगाते हैं क्या? नहीं ना। उसको हम क्या करते हैं, रख देते हैं घर पे किसी अलमारी में या किसी अपने सेब वगैरह पे आसपास रख देते हैं, ताकि अच्छी खासी खुशबू आए। तो उसमें क्या होता है, जो हवा आती है ना, तो हवा का जो तापमान होता है, चाहे उस, ठीक है, तो तापमान होता है, तो जब हवा उस जो हवा का तापमान हो उससे नेपथलीन की गोली पर पड़ती है ना, तो वो क्या है, डायरेक्टली उड़ने लग जाती है। धीरे 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 करके क्या करता है, अचानक नहीं उड़ती है, धीरे 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 की जो खुशबू होती है उड़ने लगती है। इतनी सी गोली लेते हैं, पता चलता है धीरे 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 बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसी भी हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो डायरेक्टली हम सीधा कह सकते हैं, ठोस का ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा चित्रण से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, कपूर, नेपथलीन की गोली। जब हम कपूर जलाते हैं या नेपथलीन की गोलियां रखते हैं, तो दोनों में क्या होती है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को क्या करती है, फॉलो करती है, अनुसरित करती है। ठीक है, इसका जो चित्रण है, उदाहरण, एग्जाम्पल क्या होते हैं, पहले कपूर का जलना, दूसरी प्रक्रिया क्या है, नेपथलीन नेपथलीन गोली का धीरे धीरे पिघलना या उड़ जाना, उड़ जाना क्या बन के, भाप बन के। हम देखा हमने, ये कपूर है, सपोज कर लो ये कपूर है। जब हमने क्या किया, इस कपूर को आग लगाई, जब कपूर में हमने आग लगाई तो ये किस प्रक्रिया, किस अवस्था में था, ठोस अवस्था में है। किसमें? ठोस अवस्था में है। जब हम कपूर में आग लगाते हैं तो क्या हो जाता है, जो कपूर है ना, वो जल के क्या हो जाता है, भाप में बदल जाता है। किसमें? भाप में
बदल जाता है, ठीक है, किसमें बदल जाता है, या गैस वन के ऊपर उड़ जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, यही प्रक्रिया है हमारी क्या, ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया यही हमारी क्या है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है। नेपथलीन की गोली हवा के माध्यम से ही, जो हवा का तापमान होता है ना, उसी के माध्यम से जब हवा का तापमान नेपथलीन गोली पर पड़ता है तो नेपथलीन गोली भी भाप बन के उड़ जाती है, धीरे धीरे कम होकर उड़ जाती है, तो उसी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये थी हमारी कौन सी, ये है हमारी इसकी चौथी अवस्था। हम पांचवी अवस्था पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे पांचवी अवस्था है हमारी संघनन। कौन सी अवस्था है, संघनन। कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखो संघनन क्या होती है, आपने कभी देखा होगा अक्सर ठंडी जगहों पे या किसी कोल्ड में देखा होगा, या आपने सर्दियों के मौसम में से सब दिसंबर जनवरी में देखा होगा, जब कोहरा पड़ता है, कोहरा पड़ता है, जब कोहरा पड़ता है रात में देखा होगा आपने, जब ठंडी हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, बहुत ज़्यादा शीत हवा चलती है, तो सुबह हम देखते हैं कि पेड़ पौधों के और हमारे आसपास घास फूसों पे क्या होना है, पानी पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, क्या हो जाने लगती हैं, दिखाई देने लगती है। बारिश थोड़ी नहीं हुई थी, हवा चली थी, गैस बहुत बहुत ज़्यादा, उसका तापमान कितना था, बिल्कुल निम्न तापमान था, बिल्कुल निम्न तापमान था। जब तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा था गैस का, तो गैस ने क्या किया, अपनी अवस्था बदल दी, किसमें, द्रव अवस्था में बदल दी। तो इसी कारण हमने देखा था कि बूंद की जो बूंद होती है ना, छोटी छोटी, पेड़ पौधों पे घास फूसों पे आसपास वगैरह बूंद है, जैसे बोलते हैं हम ओस, पाला, ठीक है, तो वो दिखाई देता है। तो उसी प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं, जैसे कहते हैं हम पाला हो गया, देखो पाला आ गया, कितना पाला पड़ा है, ठीक है, कितनी ओस है, तो उसी को हम संघनन कहते हैं दोस्तों। प्रक्रिया क्या है, उसे परिभाषित कैसे करते हैं, उसकी परिभाषा देंगे। शीत हवा सर्दियों में, सर्दियों में निम्न तापमान द्वारा पानी की छोटी छोटी बूंद, जिसे हम क्या कहते हैं, ओस, या बिल्कुल सिंपल भाषा है, पाला कहते हैं। बदलना संघनन कहलाता है। कह सकते हैं गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन, संघनन कहलाता है। एक ये भी प्रक्रिया होती है, डायरेक्ट सीधी सी बात है, हमने देखा तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन ठोस का गैस में बदलना, ठीक है। बॉइलिंग क्या होती है, द्रव का गैस में भाप बनकर उड़ना, ठीक है। अब संघनन क्या है, जो गैस होती है उसका तापमान क्या है, बिल्कुल, कभी तापमान देखो बढ़ता घटता है, इसके माध्यम से प्रक्रिया या अवस्था बदलती रहती है। तो गैस का जो द्रव्यमान है, जो द्रव है, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाती है, संघनन की प्रक्रिया कहलाती है, क्योंकि गैस का जो तापमान निम्न था, ठीक है, और जब गैस निम्न था तो उसका जो दबाव के कारण क्या हो गया, वो द्रव में बदल गई,
ठीक है। तो यहाँ पर दो ही कारक काम करते हैं, तापमान और दाब। इन दोनों के ही आपस में ही फोर्स करने से, बल देने से, प्रभाव से ही क्या करता है, इनकी अवस्था बदलती रहती है दोस्तों। क्या करती रहती है दोस्तों? बदलती रहती है। तो ये तो हमारी संघनन की प्रक्रिया, ठीक है। तो उदाहरण लेंगे, जैसे उदाहरण लेंगे, पाला का पड़ना, पाला या ओस का होना, ठीक है। और कभी कभी देखे होंगे वाष्पीकरण द्वारा भाप का बादलों में बदल कर बरसना। कुछ कुछ ऐसी चीजें देखो, पाला या ओस जब शीत ऋतु होती है वो क्या होती है, देखो पाला या ओस का होना पड़ना, उबालने पर। कभी कभी देखा हो जब उबालते हैं तो कभी कभी गैस होती है वो थोड़ी इसकी थार होती है ना, उसमें छोटी छोटी बूंदें भी आ जाती हैं, कभी कभी देखा हो। वो भी एक तरह का क्या है, पानी द्रव में बदल जाती है। बाष्पीकरण से जब देखो, जब क्या होता है, जब पानी वाष्प बन के उड़ता है, ऊपर भाप बन के उड़ता है, तो एक बादल का रूप ले लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं बादल के रूप में, ठीक है। तो बादल किसमें बादल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, तो बादल क्या होता है, जब बरसता है, तो बरसता है तो क्या होता है, पानी देता है नीचे। तो क्या हुआ कि वाष्प ऊपर गई, भाप ऊपर गई, उसने बदला, बादल का रूप ले लिया, और फिर उसमें पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, और जैसे ही पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है तो क्या होता है, वो दाब के कारण नीचे पानी बरसने लगता है। तो क्या हो गया, डायरेक्ट सीधा कह सकते हैं कि जो भाप की गैस कन्वर्ट किया उसने बादलों में, और नीचे बरस गई पानी में, तो द्रव हो गया वो। कह सकते हैं सीधे सीधे कि वाष्प गैस का सीधे द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाती है, संग्रहण कहलाते हैं, ठीक है। एक प्रक्रिया हमारी ये भी होती है। अब छठी प्रक्रिया एक और है, वैसे सारी कई प्रक्रिया होती है लेकिन इंपॉर्टेंट यही प्रक्रिया ज़्यादा ही है, पूछे जाते हैं अक्सर। प्रसरण, जैसे प्रसरण बोलते हैं। प्रसरण, फ्लोइंग भी बोल सकते हैं कभी कभी, या स्कैटरिंग, कैटरिंग, ठीक है। कुछ इस तरीके से बोलते रहते हैं इसके, ठीक है, प्रसरण, ठीक है। ये क्या होती है, जैसे आपने कभी शादी वादी वगैरह में गए होंगे, शादी वादी वगैरह में जब हम गए होंगे, तो इत्र लगाते हैं आप, क्या करते हैं, इत्र, सेंट वेंट परफ्यूम लगाते हैं। तो देखो ये क्या होता है, जो परफ्यूम लगाते हैं ना सीधे सीधे, तो उसमें एक छोटा छोटा द्रव होता है, देखे होंगे द्रव, जो इसके अंदर भरा होता है वो किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, एक द्रव, द्रव के कुछ कण होते हैं उसमें, ठीक है। तो द्रव रूप में होता है। अब सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब आप स्प्रे करते हैं ना अपने ऊपर, तो द्रव से डायरेक्टली गैस में क्या निकलते हैं, उसके अणु होते हैं, गैस में परिवर्तित होते हैं, गैस द्वारा उड़ते हैं, वो गैस ही होती है एक तरह की, जो द्रव होते हैं, द्रव का नाम ही होता है, वो गैस ही भरी होती है। और जो गैस के अणु का बार बार फिर क्या होता है, अनियमित रूप से फैल जाते हैं इसकी तरफ, देखे होंगे उसकी खुशबू होती है वो चारों तरफ कमरे में फैल जाती है। तो किस कारण गंधों तो गैसों का क्या हुआ, प्रसरण हुआ, क्योंकि अणु थे अलग अलग बढ़ गए, अलग अलग रूप से फैल गए। तो इसी तो क्या करते, पूरा कमरा या आसपास, जैसे हम उसकी शर्ट पे या कमरे में धूपबत्ती, अगरबत्ती का जलना, धूपबत्ती का जलना,
ठीक है, जैसे ही होगा तो क्या हुआ, उसके अणु दूर दूर तक फैले कोने कोने में, तो उसी को हम प्रसरण प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे। गैस के अणुओं का टूटकर स्वतंत्र रूप से फैलना प्रसरण कहलाता है। या बोल सकते हैं गैसों का फैलना। गैस उड़ जाती है कभी कभी, देखा लीक हो गया तो उसकी खुशबू जो हमें या बदबू जो भी आता है हमको, किस वजह से आती है, उसके अणु आते हैं। जो गैस लीक होती है उसके अणु आते हैं, हमारी नाक तक जाते हैं, तो हमें महसूस होने लगेगा कि गैस उड़ रही है, या अगरबत्ती धुआं उसकी खुशबू देता है, इस वजह से देखते हैं कि उसके अणु आते हैं ना, वो क्या करते हैं, महसूस हो जाता है, खुशबू आ रही है, बड़ी आनंदित खुशबू होती है वो, तो हमें पता चल जाता है कि इसके जो अणु हमारी नाक तक आते हैं, तो वहीं से सेंट लगाया, अगरबत्ती जल रही है कमरे में, या लीकेज हो रहा है कुछ तरह, तो किस वजह से क्या है, कि प्रसरण की प्रक्रिया होती है, फ्लैटरिंग होती है, फ्लोइंग होती है, वो एक तरह का। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देंगे हम। एग्जाम्पल क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, चित्र का कमरे में फैलना, धूप बत्ती या अगरबत्ती का की खुशबू का कमरे में फैलना। कुछ इसके ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, याद रखना प्रसरण के। तो दोस्तों हमने इसकी प्रक्रिया की, एक तो प्रक्रिया भी होती है, लेकिन ये खासकर 6 प्रक्रिया ऐसी हैं जो पूछी जाती है, हमने उसको क्या किया, डिस्क्राइब किया। तो दोस्तों 6 प्रक्रिया अवस्थाएं थी, किस तरह के परिवर्तन होते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा अवस्थाएं क्या होती है, चेंजिंग होती है, जो हमने आपको समझाया था, उसको अच्छी तरह से आप समझेंगे और नोट कर लो हम इसको। ठीक है, इससे दूर कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो नोट करिए दोस्त। कुछ देखो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको भी समझना है, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, को भी हमें समझना है। हेडिंग डालेंगे आप, ब्राउनियन की गति या अनियमित गति। देखो ये क्या होती है, देखो ये क्या होती है ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति क्या है, एक ब्राउनियन थे, ठीक है, उन्होंने एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे ब्राउन, जैसे हम क्या, रॉबर्ट ब्राउन भी बोलते हैं कभी, पूरा नाम क्या है, वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने ही अपने नाम पर रखा था ब्राउनियन, ब्राउन मोशन। ठीक है, तो क्या हुआ था, जो 1827 में उन्होंने क्या किया था, खोज की थी उन्होंने, 1827 में एक ब्राउनियन, रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक हुए थे, तो उसने देखा था जो द्रव और जो गैस होते हैं ना, उसके अणु होते हैं ना, जो अणु होते हैं छोटे छोटे कणों में तैरते रहते हैं, तैरते हैं, तो क्या करते हैं, वो अनियमित गति करते हैं। आपको भी पता देखा होगा कि जो गति उन्होंने तो दिया था कि द्रव और गैस कब फैलना,
इस तरीका से देखा किसी दूसरे का रूप, इस तभी तो इनकी आकृति होती है, क्या होती है, जैसे इसकी जो बनावट होती है कभी सेम नहीं होती, जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेती है। क्यों होता है, क्यों कारण था? क्योंकि उसने देखे थे जो द्रव और गैस होते हैं ना, जो इनके अणु होते हैं ना, जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, तैरते, क्या करते हैं, इसके जो अणु होते हैं, छोटे छोटे जो अणु होते हैं गैस या द्रव के, वो क्या करते हैं, तैरते हैं, और तैर कर क्या करते हैं, वो अनियमित गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अनियमित गति, कभी कहीं पर चले गए, कहीं कहीं पर चले गए, जैसे हम पानी को फैलाते हैं तो उसका अनियमित गति हो गई, कोई जो जो इसका जो पार्टिकल यहाँ था तो उधर आ गया, इधर का वहां पर हो गया, तो इसलिए अनियमित गति करते रहते हैं। केवल इसके लिए, किसके लिए, केवल द्रव और गैस, उन्हीं के आधार पर उन्होंने ब्राउनियन गति का उदाहरण दिया। खोज की थी 1827 में उन्होंने, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने, तो उन्होंने ये नाम दिया था अपने नाम पर, ब्राउनियन गति। ठीक है, तो छोटी चीज है, स्पेशली लिक्विड एंड गैस पर ही बेस है, आधारित है, उन्होंने पे ही, मतलब जो लिक्विड होता है गैस, उनके अणु पर ही उन्होंने क्या किया, खर्च किया था, और इनकी जो अनियमित गति है वो उसी को नाम दे दिया ब्राउनियन गति। ठीक है, तो क्या किया था, आप इसको लिखेंगे, वैज्ञानिक कौन से थे हमारे, रॉबर्ट ब्राउन, खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 ईस्वी में। ठीक है, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा जो होती है, क्या लिखेंगे, किसी द्रव या गैस, किसी द्रव या गैस में अणु छोटे छोटे कणों में तैरते हैं, किसी द्रव या गैस में जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे कणों में तैरते हैं, जो अनियमित 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 गति करते हैं। क्या करते हैं, अनियमित गति करते हैं। ठीक है, तभी तो द्रव और गैस फैलती है, उनका जैसे ही जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेती है, उनका आकृति है, इसकी बनावट सेम नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो किसी द्रव या गैस में जो अणु होते हैं छोटे छोटे कणों में क्या करते हैं, तैरते हैं और अनियमित गति करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अनियमित गति करते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1827। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी ब्राउनियन गति, नोट करो दोस्तों। दोस्तों, हमने स्टेट ऑफ मैटर्स, द्रव या पदार्थ की अवस्थाएं, इन अवस्थाओं को, ये अवस्थाएं किस तरीका से, किस प्रक्रिया द्वारा, किस फॉर्म में एक दूसरे में बदलती हैं, ये हमने आपको समझाया, आज हमने पढ़ा इस क्लास में। ठीक है, और द्रव और गैस जो इसके अणु होते हैं, तैरते हैं, किस तरीका से तैरते हैं, छोटे छोटे अणुओं में, कणों में। ठीक है, जो अनियमित गति करते हैं उसको ही ब्राउनियन गति कहते हैं, जो उनकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में की थी, और अपने ही नाम पर उन्होंने ब्राउनियन गति नाम दिया, अनियमित गति नाम दिया था उसे। तो आज हमने इसकी अवस्थाओं को बदलना प्रक्रिया द्वारा, खास प्रक्रिया द्वारा हमने पढ़ा। ठीक है, कल हमारी लास्ट क्लास होगी इसी की, द्रव की अवस्थाओं की लास्ट होगी, जो चौथी क्लास होगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली क्लास केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है परमाणु की संरचना,
उसको पढ़ेंगे। तो तब तक आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल है, आप क्या करोगे, सर्च करोगे, क्या डालोगे, द करियर सक्सीडर 2, ये डालना है। या दोस्तों डायरेक्ट लिंक करना है द करियर सक्सीडर 8, ठीक है। इसको क्या करोगे आप, सब्सक्राइब करना है आपको, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तो ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल ऑन टाइम अपडेट को मिलती रहे, उनको ऑन टाइम मिलती रहे आपको। और इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको हमको फॉलो करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उन पर आपको हर चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ मिलेंगी, उनको आप प्रैक्टिस में ला सकते हो, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल को आप द कैरियर सक्सेस 2 को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आज हम तीसरी कक्षा है हमारी, उसको यहाँ पर समाप्ति देते हैं और अगली क्लास कल होगी, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।